हाय फ्रेंड्स, मैं चंदन राज। आज मैं बात करने वाला हूँ सेकंड लेक्चर जो जनरल एनेस्थीसिया था। तो उसके मैंने जो प्रीवियस के लेक्चर थे उसमें मैंने बताया था कि एनेस्थीसिया किसे बोलते हैं और जनरल एनेस्थीसिया किसे कहते हैं। इसके टाइप्स के बारे में बताया था कि एनेस्थीसिया के दो टाइप्स होते हैं, एक को बोलते हैं लोकल एनेस्थीसिया एंड दूसरे हैं जनरल एनेस्थीसिया। तो मैंने फर्स्ट लेक्चर में मैंने जनरल एनेस्थीसिया को जो इनहेलेशन एनेस्थेटिक ड्रग्स थे वो सभी के बारे में बात कर रहे थे, जैसे था नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में, ईथर के बारे में एंड हेलोथिन के बारे में। तो अब मैं जो बात करने वाला हूँ वो बात करूंगा पेरेंट्रल एनेस्थेटिक ड्रग्स के बारे में, जो दो टाइप में डिवाइड किया गया था। एक को बोला गया था स्लो एक्टिंग एंड सेकंड को बोला गया था फास्ट एक्टिंग। तो सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ फास्ट एक्टिंग एनेस्थेटिक ड्रग्स से। तो सबसे पहला जो ड्रग्स था उसका बात करता हूँ थियोपेंटिन सोडियम। तो बात करते हैं थियोपेंटिन सोडियम के बारे में कि थियोपेंटिन सोडियम है वो कैसा वर्क करता है, इसका एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है, जिसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला कि इट इज जनरली यूज्ड फॉर इंडक्शन बिकॉज ऑफ रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन। जो मैंने शुरू में ही बताया था फ्रेंड्स कि जो भी इंड्यूसिंग था उसमें क्या था, दो टाइप्स के थे, एक फास्ट एक्टिंग और एक स्लो एक्टिंग। तो ये फास्ट एक्टिंग में आता था। तो इसका हम लोग क्यों यूज करते हैं, क्योंकि यह रैपिड वर्क और एक्शन करता है, इसलिए हम लोग इसका यूज करते हैं। अब ये कितना रैपिड करता है कि जब हम लोग वेनम इंजेक्ट करते हैं, कितना 3 to 5 mg पर केजी, यानी जितना बच्चे अभी कोई पेशेंट है उसका वेट है, अगर उसके पर केजी के हिसाब पे कितना 3 to 5 mg अगर हम यूज करेंगे कितने में, तो 2.5 ग्राम सोल्यूशन, 2.5% सोल्यूशन के साथ में, तो यह कितने सेकंड के बाद 15 से 20 सेकंड में यह क्या कर देता है, अनकॉन्शियस कर देता है। मैंने एनेस्थीसिया में बताया था कि जो ड्रग्स क्या करते हैं, अनकॉन्शियस या कॉन्शियस से अनकॉन्शियस में कर देते हैं, जिससे क्या होता है, पेन रिलीव होता है, मसल रिफ्लेक्स है वो स्टॉप हो जाता है। तो ये सब एक्टिविटी मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था। तो अगर आप नहीं देखें तो पीछे के लेक्चर देखें ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आए। फिर बात करता हूँ इट इज अ पुअर एनाल्जेसिक एंड वीक मसल्स रिलैक्सेंट। देखो यहाँ पे एक डिसएडवांटेज मिल गया, क्या कैसा है, पुअर एनाल्जेसिक है, यानी उसको दर्द के कंट्रोल नहीं कर पाएगा, और वीक मसल रिलैक्सेंट है और ये मसल्स को भी रिलैक्स नहीं करवा पाता है। फिर बात करते हैं आफ्टर इंजेक्शन बीपी फॉल ड्यू टू वासोडाइलेशन। अब बताओ दूसरा डिसएडवांटेज क्या हुआ कि यह क्या करता है, बीपी फॉल करता है, क्योंकि इसको देने से क्या होता है, वैसोडाइलेशन होता है, जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो डायलेट कर जाते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वैसोडाइलेशन बोलते हैं। जैसे कि मैं जनरली बता रहा हूं कि जैसे कि ये क्या, ये पतला है तो मानो ये ब्लड वेसल्स है, ठीक। अब ये क्या मैंने जब ड्रग्स दिया तो ये क्या हो जाएगा, वैसोडाइलेट कर जाना, यानी यह फैलकर बड़ा हो जाना, इतना मोटा पाथवे बड़ा हो जाना। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वैसोडाइलेशन बोलते हैं। तो जिसके कारण से क्या होता है, बीपी फॉल कर जाता है। फिर बात करते हैं कि लारिंगोस्पाज्म कैन बी अकर्स आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स। क्या बोला गया कि जब भी हम थियोपेंटिन सोडियम को जब एडमिनिस्टर करते हैं तो क्या देखने को मिलता है, लारिंगोस्पाज्म देखने को मिलता है। लारिंगोस का जो लैरिंग्स है वो स्पाज्म कर जाना, वो मुड़ जाना, एंड इसी को बोलते हैं लारिंगोस्पाज्म बोलते हैं। तो ये क्या होता है, जो जिसको क्या चीज से प्रिवेंट किया जाता है, तो पहले ही क्या किया जाता है, एट्रोपिन दे दिया जाता है। किसको देने से पहले, थियोपेंटिन सोडियम देने से पहले ही क्या किया जाता है, एट्रोपिन इंजेक्ट कर दिया जाता है। फिर बात करते हैं कि क्या और क्या चीज बोला गया कि एडमिनिस्टर सक्सेसनाइल कोलिन इमीडिएटली आफ्टर थियोपेंटिन। बोला गया कि थियोपेंटिन देने के जस्ट बाद क्या चीज के, सक्सेनाइल कोलिन को क्या कहें, एडमिनिस्टर्ड करने के लिए बोला जाता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैंने बात किया थियोपेंटिन सोडियम के बारे में। तो इसका बस एक ही एडवांटेज दिख रहा था कि यार रैपिडली वर्क करता था इसका ऑनसेट, और डिसएडवांटेज में देखने को बहुत सारे मिल गया कि क्या कर देता है, बीपी फॉल कराता है, लारिंगोस्पाज्म देखने को मिल गया। तो इस तरह से इसको डिफरेंट देखने को यहाँ, और पुअर एनाल्जेसिक और मसल्स रिलैक्सेंट है, तो ये आपको डिसएडवांटेज में देखने को मिला। अब हम फ्रेंड्स आगे की ओर बात करते हैं प्रोपोफॉल के बारे में। तो फ्रेंड्स अब मैं जो बात करूंगा वो बात करूंगा मेथोहेक्सेटोन सोडियम के बारे में। ये भी जस्ट लाइक थियोपेंटोन सोडियम था, उसी की तरह ही है।
तो थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर इसके बाद मैं बात करूंगा प्रोपोफोल के बारे में। तो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रोपोफोल का बताओ, यूजेस बताओ, साइड इफेक्ट बताओ, तो उस सभी के बारे में मैं बात करूंगा। जैसे कीटामिन हो गया, प्रोपोफोल हो गया, थियोपेंटिन सोडियम था, तो उस सभी के बारे में पूछा जो मैं डीपली बताया हूँ। तो अभी मैं बात करता हूँ इसके बारे में कि मिथोहेक्सीटोन सोडियम इज द 3 टाइम्स मोर पोटेंट सिमिलर टू द थियोपेंटोन। जो थियोपेंटोन सोडियम था उससे 3 गुना ज्यादा पोटेंट है, मतलब उसमें बदलाव करके उसको बनाया गया। जैसे कि उसमें कुछ कुछ डिसएडवांटेज थे, वो सभी को रिमूव करके उसको हटाकर उसको पोटेंट करके चेंज करके बनाया गया। बेसिकली चेंज उसको बोल सकते हैं पोटेंट को, तो चेंज करके उसको बनाया गया। यह कैसा वर्क करता है? यह क्विकर एंड ब्रीफ एक्शन यूजुअली विद इन 5 to 8 मिनट्स। यह क्या करता है? क्विक, बहुत जल्दी से यह वर्क करता है, 5 to 8 मिनट्स के अंदर में ही यह वर्क कर लेता है। तो अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स प्रोपोफॉल के बारे में कि इट इज ऑयली लिक्विड। यह कैसा है? यह एक ऑयली लिक्विड है। प्रोपोफॉल यूज्ड इन द आईवी एनेस्थेटिक फॉर इंडक्शन एंड मेंटेनेंस। क्या बोला कि प्रोपोफॉल का क्यों यूज करते हैं? तो प्रोपोफॉल को हम लोग आईवी एनेस्थेटिक में यूज करते हैं, इसको मेंटेनेंस में भी यूज करते हैं। जैसे कि अगर कोई लॉन्ग प्रोसीड्योर चलने वाला है तो हम लोग प्रोपोफॉल को क्या चीज में, मेंटेनेंस में भी चलते हैं, कि जैसे कि उसको धीरे धीरे चलते रहता है ताकि पेशेंट लॉन्ग टाइम तक क्या रहे, एनेस्थाइज रहे, मतलब अनकॉन्शियस रहे, या फिर उसको बोल सकते हैं कि नॉट सेंसेशन, उसको कोई भी सेंसेशन फील नहीं हो। तो वहीं बोला गया मेंटेनेंस के लिए इट एक्शन स्टार्ट विद इन 14 to 45 सेकंड। इसका जो एक्शन है वो 14 से 45 सेकंड के अंदर में देखने को मिलता है, या फिर लास्टली 5 to 10 मिनट्स के अंदर में इसका जो एक्शन है वो स्टार्ट हो जाता है। अब बात करते हैं इट डज नॉट कॉज ब्रोंकोस्पाज्म। इसका फायदा देखिए कि यह क्या करता है, ये कभी भी ब्रोंकोस्पाज्म कॉज नहीं करता है, यानी ब्रोंकोस जो स्पाज्म नहीं करेगा। इट हैज एंटी एमेटिक प्रॉपर्टीज, और सबसे बड़ी बात क्या है कि यह कैसा शो करता है, इसमें खासियत है कि एंटी एमेटिक प्रॉपर्टी शो करता है, यानी अगर इसको आप इंड्यूस करेगा तो पेशेंट को कोई वोमिटिंग ये सब नहीं होगी। और इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बात करता हूँ। तो इसके एडवांटेज के बारे में बात करें, जैसे कि मैंने बताया था कि मेंटेनेंस के लिए भी इसका यूज करते हैं। सेकंड मतलब क्विक इंडक्शन एंड रैपिड रिकवरी आर द पॉसिबल फॉर ए सिंगल डोज। मैंने क्या किया, सिंगल जब डोज देते हैं क्या होता है, ये क्विक बहुत जल्दी में काम भी करता है और रैपिडली रिकवर भी हो जाता है। फिर बात करते हैं सेफ इन प्रेग्नेंट वुमेन। ये सबसे मेन पॉइंट्स है कि प्रेग्नेंट वुमेन्स में कौन कौन से ड्रग्स हैं जो सेफ होते हैं, तो उसमें आपको लिस्ट में नाम लिखने के लिए याद आएगा, तो प्रोपोफॉल भी होते हैं। फिर बात किया बिकॉज ऑफ रैपिड इंडक्शन, रैपिड इंडक्शन के कारण से, रिकवरी के कारण से क्या होता है, सॉरी जो रैपिड रिकवरी क्या हो रहा है, जितना जल्दी काम कर रहा है उतना जल्दी रिकवरी भी हो जा रहा है। तो इस वजह से डे ऑफ पेशेंट, जैसे कि कोई पेशेंट आज आया है और यही दिखाकर जाने वाले हैं, तो ऐसे पेशेंट में यह प्रीफर किया जाता है। तो वहीं लिखा हुआ कि बिकॉज ऑफ रैपिड रिकवरी इट कैन बी पार्टिकुलरली प्रीफर्ड ऑफ फॉर डे केसेस व्हेन द पेशेंट हैज टू बी डिस्चार्ज सेम डे, जो मैंने बताया। फिर बोला डिसएडवांटेज की ओर बात करें तो फ्रिक्वेंटली यूज्ड टू सीडेट पेशेंट। अगर इसको फ्रीक्वेंटली यूज करने, बार बार यूज करने के लिए या के से क्या होता है कि पेशेंट जो है वो सेडेटिव हो जाता है, जिसके कारण से पेशेंट को क्या किया जाता है, इंटुबेट किया जाता है। फिर बात करते हैं यह क्या करता है, रिस्पिरेटरी डिप्रेशन करता है और बीपी को फॉल करता है। जिस तरह से थियोपेंटिन सोडियम के बारे में वो भी क्या कर रहा था, वो वैसोडाइलेशन के कारण से वो बीपी को फॉल कर रहा था, लेकिन यह क्या कर रहा है कि रिस्पिरेटरी डिप्रेशन और बीपी फॉल करा रहा है। फिर बात करते हैं इसको देने से क्या होता है, यह पेन करता है। तो इस पेन को कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है, तो लिग्नोकेन आता है, तो इसके द्वारा इसके पेन को कंट्रोल किया जाता है। तो फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे कीटामिन के बारे में कि कीटामिन का क्या क्या यूजेस हैं, कीटामिन है क्या और उसके एडवर्स इफेक्ट क्या है, ये सभी के बारे में अब बात करते हैं। फ्रेंड्स बात करते हैं कीटामिन के बारे में। तो कीटामिन को क्या बोला गया है कि यह इसे हम डिसोसिएटिव एनेस्थेसिया के नाम से जानते हैं।
तो इसको डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया क्यों नाम पड़ा, क्योंकि ये क्या करता है, यह कॉज करता है एनाल्जेसिया, इमोबिलिटी और एमनेसिया विथ लाइट स्लीप। मतलब जो पेशेंट है ना उसको दर्द पता चलेगा, ना उसमें कोई इमोबिलिटी होगा, ना मूवमेंट होगा, मतलब कदम स्थिरता, ना होश ना आवाज। जो हिंदी एक वर्ड है वो जो टर्म यूज किया जाता है कि अपना ना होश आवाज कुछ में नहीं है, तो वही इसको देने से यही ज़्यादा अधिकतम पेशेंट में यही देखने को मिलता है। और क्या बोला गया कि पेशेंट अनेबल टू सेंसरी स्टिमुली, वह जो अपना जो जैसे कोई चीज़ महसूस ही नहीं कर पाता है, उसको पता ही नहीं चलता है, लेकिन पेशेंट है वो क्या कर सकता है, वो अपना आई ओपन कर सकता है, या फिर कोई चीज़ उसको दोगे तो स्वेलो कर जाएगा, उसको निगल सकता है, इतना वो करता है, लेकिन उसे पता नहीं चलता है कि हम उसको फील ही नहीं होता, होशो-हवास नहीं रहता कि हम कहाँ हैं, क्या हो रहा है मेरे साथ, ऐसा उसे कुछ नहीं पता चलता है। तो कीटामिन को इसी वजह के कारण से डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया के नाम से भी जाना जाता है। बात करते हैं कि रिस्पायरेशन इज नॉट डिस्प्रेस्ड, इससे क्या होता है, रिस्पायरेशन डिप्रेस नहीं होता है, बट जो हार्ट रेट होता है, कार्डिक आउटपुट होता है और बीपी होता है, वो क्या हो जाता है, एलिवेटेड देखने को मिलता है, यानी बढ़ जाता है। फिर बात करते हैं कि इसका यूज हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट सर्जरी में, और बर्न पेशेंट है तो उसको ड्रेसिंग करते टाइम में हम लोग कीटामिन का यूज करते हैं। और ए डोज, इसका डोजेस कितना होता है, 1 to 2 mg पर केजी, माने पर वेट के अनुसार से 1 to 2 mg या फिर 3 to 5 mg यूज किया जाता है। तो फ्रेंड इसके साथ में उसको डाइल्यूट भी किया जाता है, जैसे कि 1 ml अगर कीटामिन है तो उसको 5 ml में बनाया जाता है, यानी 4 ml वाटर के साथ में करके 5 ml उसको बनाया जाता है। तो जब आप हॉस्पिटल ड्यूटी करिएगा तो आपको धीरे धीरे इसके बारे में पता चलेगा। तो मैं अभी इसका, जैसे मैंने बताया कि कीटामिन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया के नाम से भी जानते हैं। इसके यूजेस के बारे में बात किए कि यह क्या करता है, इसको हम लोग यूज करते हैं शॉर्ट सर्जरी प्रोसीड्यूर में करते हैं, और कोई अगर बर्न पेशेंट है तो उसको ड्रेसिंग करते टाइम में इसका यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं इसके एडवांटेज के बारे में और डिसएडवांटेज के बारे में हम अभी बात करेंगे। तो इसके इंडक्शन के बारे में बात किया कि इसका यूजेस का, तो शॉर्ट प्रोसीड्यूर, और पेशेंट को जब बर्निंग ये सब है तो उसमें क्या करते हैं, ड्रेसिंग करने के लिए हम लोग उसका यूज करते हैं। तो अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स यूजेस ऑफ एडवांटेज ऑफ कीटामिन। अगर फ्रेंड्स आपको इस चैप्टर में कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ अपने बातों को अपने कमेंट बॉक्स में उसे छोड़ें, ताकि हम आपको जो क्वेश्चन होते हैं उसको हमको जवाब देना बहुत ही अच्छा लगता है। तो प्लीज़ फ्रेंड अपने कमेंट को छोड़े नीचे में, ताकि हमें भी पता चले कि कितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। और प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब करें। तो एडवांटेज ऑफ कीटामिन की बात करते हैं कि लेस क्विकली टू इंड्यूस्ड वोमिटिंग, यह क्या होता है, बहुत ही कम वोमिटिंग को इंड्यूस कराता है। फिर फेरेंजियल और लैरिंजियल रिफ्लेक्स आर ओनली स्लाइटली अफेक्टेड, जो जैसे कि थियोपेंटोन सोडियम को जब यूज कर रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा था कि लैरिंजियल रिफ्लेक्स, उसमें क्या चीज देखने को मिलता है, लैरेंजियल था, उसमें देखने को मिला, स्पाज्म देखने को मिल रहा था, लेकिन आपको इसमें क्या मिल रहा है, रिफ्लेक्स थोड़ा सा देखने को मिलेगा, स्लाइटली देखने को मिलेगा। फॉर ऑपरेशन ऑन द हेड, नेक एंड फेस, और इसको हम कहाँ भी यूज कर सकते हैं कि कीटामिन का यूज हम किस किस ऑपरेशन में कर सकते हैं, हेड का हो, नेक का हो या फिर फेस का हो, तो इसमें हम यूज कर सकते हैं। फॉर ड्रेसिंग बर्न वुंड, मैंने बताया ही कि अगर कोई बर्न का पेशेंट है तो उसको ड्रेसिंग करते टाइम आप कीटामिन का यूज कर सकते हैं। फिर अगर कंबाइंड विद डायजापाम के साथ कंबाइन कर देने से कब इसको हम एंजियोग्राफी और कार्डिक कैथेटराइजेशन में हम इसका यूज कर सकते हैं। कीटामिन को डायजापाम के साथ में अगर हम मिक्स कर देते हैं तो हम लोग कंबाइन करके जब हम लोग देते हैं तो क्या होता है, यह एंजियोग्राफिक्स और कार्डिक कैथेटराइजेशन में यूज होता है। फिर बात करते हैं कि एडवर्स इफेक्ट और डिसएडवांटेज के बारे में कि ये क्या करता है, बीपी को इंक्रीज कर देता है, हार्ट रेट को इंक्रीज कर देता है,
यानी जो हाइपरटेंसिव पेशेंट हो या फिर इस्केमिक हार्ट डिजीज हो तो इसमें क्या होता है, आप इसमें यूज नहीं कर सकते हैं, कंट्राडिक्शन हो सकता है। तो ये फिर बात करते हैं कंट्राइंडिकेशन किस में हो गया, हाइपरटेंसिव पेशेंट में और इस्केमिक हार्ट डिजीज में। फिर बात करते हैं कि इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, इसके अब ये क्या करता है, जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर है उसको इंक्रीज कर देता है। और फिर बात करते हैं लास्टली कि कॉजेज इमरजेंसी डिलीरियम एंड हेलुसिनेशन, क्या करता है, या इमरजेंसी डिलीरियम कहने का मतलब वो अपना होश हवास में नहीं रहता है, अपना मेमोरी है जो भूल जाता है, तो ये हो सकता है। या फिर हेलुसिनेशन, खोया खोया सा लगता है, मतलब उसको देखने में लगेगा कि नहीं है पास में पर वट नहीं रहेगा, मतलब अपना ख्याल अलग अलग ख्याल में वो खो जाना ही क्या होता है, हेलुसिनेशन और डिलीरियम होता है। बात करते हैं इथोमेडेट के बारे में कि इथोमेडेट क्या है, यह एक आईवी एनेस्थेटिक ड्रग्स है। जो क्या चीज में यूज होता है, यह इंडक्शन रैपिड ऑनसेट ऑन द शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, यह बहुत ही रैपिडली वर्क करता है लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए। और बोला है कि इट कॉज मिनिमल कार्डिकुलर एंड रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, क्या बोला है कि यह बहुत ही कम क्या करता है, रेस्पिरेटरी को रिस्पायरेशन है उसको डिप्रेस करता है और कार्डियक को भी। बात करते हैं इसको डिसएडवांटेज के बारे में और एडवर्स इफेक्ट के बारे में कि इसका क्या होता है, पुअर एनाल्जेसिक इफेक्ट, क्या हुआ कि एनाल्जेसिक इसका है जो पुअर होता है, मतलब दर्द है जो उतना अच्छा से खत्म नहीं कर देता, मतलब फील ही होगा आपको दर्द। या फिर हाई इंसिडेंस ऑफ पेन ऑन इंजेक्शन, जहां पे आपको इंजेक्शन पड़ा है वहां पे क्या होगा, हाई पेन, बहुत ज्यादा तेजी से पेन करेगा। और पोस्ट ऑपरेटिव नोजिया एंड वोमिटिंग, इसको देने के बाद आपको वोमिटिंग हो सकता है, नोजिया हो सकता है, ये सब का चांसेस ज्यादा देखने को मिलता है। रेस्टलेसनेस एंड रिजिडिटी ऑफ कमर, आपको थकावट आलसीपन ये आपको ज्यादा देखने को इसमें मिलेगा, कॉमन मिलेगा आपको। फिर अब लास्टली जो बात करते हैं बेंजोडायजापाम्स के बारे में कि बेंजोडायजापाम्स में जितने भी टाइप्स होते हैं, जैसे कि ये पेरेंटल एनेस्थेटिक ड्रग्स है, ये बहुत ही स्लो काम करता है, जैसे मेडाजोलम हो गया, डायजापाम हो गया, लोरोजोपाम हो गया, ये सभी इसी का पार्ट है, इसी का रूप है, बस थोड़ा चेंजिंग क्या हुआ है। इसका हम यूज करते हैं, लार्ज डोज में यूज करते हैं और इसका रिकवरी जो होता है वो बहुत ही स्लोली होता है। इसका क्या है, पुअर एनाल्जेसिक इफेक्ट है, यह भी कैसा इफेक्ट है इसका, पुअर एनाल्जेसिक है जिस तरह से इसमें था। और बात करते हैं यार क्या कहता है, कॉज पोस्ट ऑपरेटिव कॉज, जैसे कि यह पोस्ट ऑपरेटिव कॉज नहीं करता है, वोमिटिंग नोजिया सब नहीं करता, जैसे कि इसमें क्या था कि हम इथोमेडेट पढ़ा रहे थे, इसमें बारे में क्या बताए थे कि ये भी वोमिटिंग और नोजिया सब देने के बाद में कॉज कर रहा था, लेकिन ये क्या कर रहा है, यह कॉज नहीं कर रहा है वोमिटिंग नोजिया ऐसा बेंजोडायजापाम्स का कोई भी है। और इसका हम लोग यूज कहाँ करते हैं, तो एंजियोग्राफी में का यूज करते हैं, इंडोस्कोपी में यूज करते हैं और फ्रैक्चर ये सब भी में, ये सब चीज में हम लोग इसका यूज करते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैंने बताया पेरेंटल जितने भी एनेस्थेटिक ड्रग्स थे ये सभी के बारे में मैंने बात किया। तो अब इसके बाद में बात करूंगा ये कि जो लोकल एनेस्थेटिक है इस सभी के बारे में मैं बात करूंगा। तो प्लीज फ्रेंड्स आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल पे अगर आप न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड।